नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे की खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकपाल की नियुक्ति मामले में केंद्र पर जानबूझकर देरी का आरोप। कांग्रेस ने ईमानदारी पर उठाए सवाल, कहा जवाबदेही नहीं चाहते सरकार। कालाधन मामले में आयकर विभाग की देश भर में छापेमारी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी, रियल एस्टेट कंपनियों पर कार्रवाई। आयकर विभाग के घेरे में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर। 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी जारी। आरके नगर सीट पर उपचुनाव से पहले कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन से सेना की चौकी तबाह। 2 जवान शहीद, 1 लापता। कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल। अमेरिका ने सीरिया के होम शहर में किया हमला। बीती रात दागी करीब 60 क्रूज मिसाइलें। रासायनिक हमले के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की दी चेतावनी। कांग्रेस ने लोकपाल की नियुक्ति के मामले में केंद्र पर जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा कि सरकार किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं चाहती, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को कहा कि लोकपाल कानून संसद में 2014 में ही पारित हो गया था। बावजूद इसके सरकार गैर जरूरी बहाने बनाकर लोकपाल की नियुक्ति नहीं कर रही है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर ईमानदार नहीं होने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बुधवार को लोकपाल की नियुक्ति के मुद्दे पर लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया था। This is a history which must be remembered because these are deliberate hypocrisies. These are deliberate double speaks. These are lack of sincerity. This is fooling the public. This is doing for 3 long years exactly what he did for 9 long years or 12 long years in Gujarat. आयकर विभाग ने गुरुवार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी के मामले में देश भर में छापेमारी की। करीब 50 जगहों पर आयकर विभाग की टीम तलाशी के लिए पहुंची। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन का खुलासा करने की योजना बंद होने के बाद आयकर विभाग की तरह से की गई ये पहली बड़ी कार्रवाई है। पहले चरण के तहत अहमदाबाद के रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा कारोबारी के खिलाफ छापेमारी की गई है। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, राजकोट और अहमदाबाद जैसे शहरों में करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई। सरकार ने कालाधन रखने वालों को 31 मार्च तक बेहिसाबी रकम पर 50% टैक्स और जुर्माना चुकाकर निकलने का मौका दिया था। आयकर विभाग ने एक कॉर्पोरेट समूह के खिलाफ पुणे और आसपास के इलाकों में 19 जगहों पर इसी तरह की छापेमारी की है। आयकर विभाग ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर के घर पर आज सुबह छापेमारी की। उनके ग्रीनवे स्थित घर समेत 30 जगहों पर आयकर विभाग की टीम तलाशी में जुटी है। तमिलनाडु की नई सरकार में विजय भास्कर आयकर विभाग की जद में आने वाले पहले मंत्री हैं। खबर के मुताबिक विभाग पिछले कई दिनों से उन पर नजर बनाए हुए था। हाल ही में विजय भास्कर के खिलाफ आरके नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर पैसे बांटने की शिकायत भी आयकर विभाग के पास पहुंची थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद आरके नगर सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। तमिलनाडु में होने वाला उपचुनाव एआईएडीएमके के दोनों गुटों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान पनीरसेल्वम और शशिकला गुट के बीच हिंसा भड़क उठी। इसमें 10 लोग घायल हुए हैं। आरके नगर में हुई हिंसा में एआईएडीएमके पनीरसेल्वम गुट के उम्मीदवार ई मधुसूदन की कार पर भी हमला हुआ। हमले में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। लंबे समय से सीट से दिवंगत जयललिता चुनाव जीतती आ रही थी। दिसंबर में उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई थी। माल और सेवा कर विधेयक 2017 से जुड़े चारों विधेयकों को कल राज्यसभा की सहमति के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया। बिल पर 2 दिनों तक चली चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी से देश में व्यापार सुगम होगा, मुनाफाखोरी रुकेगी और राज्यों के साथ साथ व्यापारी और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े विधेयकों को टैक्स सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम करार दिया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में संघात्मक व्यवस्था के तहत जीएसटी काउंसिल के जरिए राज्यों को बराबर कर अधिकार दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने जीएसटी को संभालने वाली आईटी तकनीकी संस्था जीएसटीएन को निजी बैंकों के संचालन में सौंपने का भी बचाव किया। Compensate the states which anticipated or feared the loss of revenue. The provisions had to be brought in, and they had to be brought in by a constitutional amendment. For a class of cases, there can be a separate mode of audit itself to take care and to somehow dilute the hardship. So we have an advance ruling provision itself. इससे पहले जीएसटी से जुड़े चारों विधेयकों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान इसे धन विधेयक के तौर पर लाकर राज्यसभा की उपेक्षा करने के साथ साथ टैक्स इंस्पेक्टर राज पर सांसदों ने चिंता जताई। अगर ऑफेंस करते हैं तो पनिशेबल होना चाहिए, लेकिन अगर नया एक प्रोविजन आ रहा है जो इतने वर्षों पहली बार आ रहा है, जिसको समझने में समय लगेगा, तो ऐसा ना हो कि ये छोटे छोटे व्यापारी वो इसमें उलझ करके और अरेस्ट भी हो जाएं और डिटेन्ड भी हो जाएं और कंपाउंडिंग भी जब हो सकती है। There is certainly going to be at least a 2.5% increase in taxes across the board in the country, which will also have to be handled very carefully, because these pressures should also not lead to loss of demand or consumption, and that would ultimately affect economic activity in the country. That when you bring the GST bill, do not bring it as a money bill. Bring it as a bill whereby we can also, the Council of States, because it concerns the federal structure of our constitution, the Council of States will also have its say, and its wisdom will also be taken into account by the government before it brings in any sort of legislations. मतलब है कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिनकी 20 लाख से नीचे आमदनी है, जो रजिस्टर नहीं करते, उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि वो परचेस टैक्स क्यों दे? वो तो उन लोगों से खरीदेगा जिसका जो इनपुट क्रेडिट उसको मिल सके तो आगे वो बेच दे, तो वो परचेस टैक्स क्यों देगा? So this legislation is against the MSME sector also. Commissioner or any officer authorized by him may undertake audit of any registered person. So commissioner will have the power of audit, even special audit, clause 66. What about the CAG, Comptroller and Auditor General, which is a constitutional body? How are you going to allow that government to continue with those welfare schemes, social security schemes for the people? If you move towards this common tax system, then the other question is Finance Commission. What is Finance Commission is going to do? कांग्रेस ने जीएसटी वाले इन चारों विधेयकों पर दिए गए कई संशोधन वापस ले लिए, तो वहीं टीएमसी और वाम दलों की ओर से पेश संशोधन पारित नहीं हो सका। ये बिल 29 मार्च को लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। सरकार की कोशिश जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने की है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीएसटी से जुड़े विधेयक पारित होने का स्वागत किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पासा पलटने वाली होगी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने आगाह किया कि इसके क्रियान्वयन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए रचनात्मक सहयोग होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने कहा कि संघीय सरकार और राज्यों को लंबित मुद्दे सुलझाने के लिए रचनात्मक सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। वहीं सरकार ने इसे देश की बड़ी उपलब्धि बताया है। टीएमसी ने जीएसटी के पारित होने पर खुशी जताई है। But it could be game changers, but we should not assume that there will be no difficulties on the way. There must be a constructive spirit, cooperation between the federal government and the state government to resolve those outstanding issues. It is an achievement for the country, and I think the finance minister very clearly expressed his gratitude to all the parties and all the state finance ministers who are member of the GST Council, because many of the very detailed and tiring negotiations took place in the GST Council. हम लोग एक अमेंडमेंट दिया और उस अमेंडमेंट को हम लोग वो अमेंडमेंट का जो मेन रीजन था, एक नंबर जीएसटी हम लोग को चाहिए और दूसरा पार्लियामेंट का सुप्रीमेसी भी 100% चाहिए। ये दो चीज हुआ, अच्छा हुआ, पास हुआ बिल। राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की पिटाई से एक शख्स की मौत का मुद्दा कल संसद में उठा। कांग्रेस ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर चिंता जताई और आरोप लगाया कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मामले में एफआईआर हो चुकी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलवर में गौ रक्षकों की पिटाई से एक शख्स की मौत का मुद्दा संसद के दोनों सदनों में उठा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्य सरकार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। अगर ऐसा ही आपने चलने दिया तो इस देश में अशांति और कानून भंग हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच चल रही है। उसका संज्ञान राजस्थान सरकार ने लिया है और इस संबंध में एफआईआर भी दर्ज हुई है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें हुई है। इतना मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें पूरी तरह से हमारा भी यह प्रयत्न होगा, केंद्र सरकार का भी प्रयत्न होगा कि इसमें न्याय संगत ही कार्रवाई होनी चाहिए। राज्यसभा में कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने शून्यकाल में इस मामले में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस देकर चर्चा की मांग की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर लोगों के साथ हिंसा को सही नहीं माना जा सकता। The Indian media has taken the notice and the minister said this is all wrong. अभी बैठे। So ill-informed government, so insensitive. I haven't come across such an insensitive government. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। जो पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, उस तरह की कोई भी घटना, जिस तरह की घटना पेश की जा रही है, ऐसी कोई घटना जमीन पर नहीं हुई है। जिस मीडिया रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसका प्रदेश सरकार ने पहले ही खंडन किया है। उप सभापति ने कहा कि अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो ये गंभीर मामला है और गृह मंत्रालय को मामले से जुड़े तथ्यों की जानकारी सदन को देनी चाहिए। Therefore, I want to know the correct position. I am asking the minister to convey to the home minister to inquire and get a report to the house. I want to know the truth of it. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अलवर कांड पर कहा कि बीजेपी और आरएसएस अपने विचारों के हिसाब से देश को चलाना चाहती है। 1 अप्रैल को पशु मेले से गाय खरीद कर लौट रहे कुछ लोगों के साथ अलवर के नजदीक कथित गौ रक्षकों ने मारपीट की थी। इसके बाद हरियाणा के पहलू खान की मौत हो गई थी। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। एयर इंडिया के अधिकारी से दुर्व्यवहार करने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ पर प्रतिबंध के मामले में जल्द समाधान निकलने की उम्मीद है। सरकार ने कल उत्तेजित शिवसेना सांसदों को लोकसभा में ये भरोसा दिलाया। इस बीच शिवसेना ने कहा है कि अगर पाबंदी नहीं हटी तो वो 10 अप्रैल को एनडीए की बैठक में नहीं जाएगी। इस बीच विवादों में घिरे रविंद्र गायकवाड़ ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू को पत्र लिखकर घटना पर खेद जताया है। एयर इंडिया से विवाद के बाद शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ गुरुवार को पहली बार लोकसभा पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पार्टी सांसदों ने एयरलाइन कंपनियों की ओर से लगाई गई पाबंदी का विरोध किया। इस वजह से कार्यवाही को 3 बार स्थगित करना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन लोगों के साथ बातचीत करके जल्दी से जल्दी इसका एमिकेबल सॉल्यूशन वह निकालें। Aircrafts are machines where people fly and safety is important. इससे पहले शिवसेना ने एयर इंडिया पर सांसद के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। शिवसेना ने सांसद पर पाबंदी और मुकदमा दर्ज करने का विरोध किया। बोलकर उन्होंने मेरी कॉलर पकड़कर ढकेलने की कोशिश की। इस दुर्व्यवहार और अपमानित करने वाले बर्ताव से मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे ढकेल दिया। जांच किए बिना एयर इंडिया ने सीधा जो पनिश किया। शिवसेना ने धमकी दी है कि अगर मामले का जल्द समाधान नहीं निकला तो वह एनडीए की बैठक में नहीं जाएगी। 10 तारीख तक ये मामला नहीं सुलझा तो हम एनडीए के मीटिंग में नहीं जाएंगे। और ये मैं उद्धव जी से बात करने के बाद आपसे बयान, आपका भाई मेरा बयान है, पार्टी चीफ का बयान है, समझ लीजिए, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं। सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने पिछले महीने हवाई सफर के दौरान एयर इंडिया के कर्मचारी से दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद एयरलाइन कंपनियों ने उन पर प्रतिबंध लगाया था। इस बीच मुंबई और पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविंद्र सिंह श्योरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। अपनी अस्मिता और बेहतरी के लिए देश भर से दिल्ली आए गाड़िया लोहार समुदाय के लोगों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि सरकार उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाए, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में इनकी भागीदारी सुनिश्चित करे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे ये लोग गाड़िया लोहार समुदाय से हैं। देश के अलग अलग राज्यों से दिल्ली आए बंजारे प्रजाति के इन लोगों की सरकार से मांग अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की है। ऑल इंडिया में एक ही नाम से घुमंतु, गाड़िया लोहार और घिसाड़ी नाम पे सर्टिफिकेट देना चाहिए शेड्यूल ट्राइब में, तो हमारा डिमांड है। मैंने बीए कर रखी है पर मेरे के पास कोई जॉब नहीं है। बंजारे की जिंदगी जीने को मजबूर इन लोगों का कहना है कि स्थानीय ठिकाने नहीं होने से सरकारी योजनाओं के लाभ से कई दशकों से वंचित रहे हैं। हमारे को सरकार भगा देती है, निगम वाले तोड़फोड़ कर देती है। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पढ़ाते हैं, तो कहाँ पर पढ़ाएं उनको। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ को मुगल शासकों से मुक्त कराने के लिए इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। हमारे गाड़िया लोहार कम्युनिटी के लोगों को बाहुल्य रूप में बसाया जाए और उनको भूमि भूखंड आवंटित किए जाए। जमीन कम से कम इनको 200 से लेकर 400 वर्ग गज तक इनको जमीन दी जाए। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने चित्तौड़गढ़ में इनकी एक सभा बुलाई थी, जिसमें इनकी बेहतरी के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे, जिस पर राजस्थान सरकार के अलावा दूसरे राज्यों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। हरिओम राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कई राज्यों में बाल अधिकार आयोग के खाली पद नहीं भरने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सभी राज्यों को ये रकम 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के पास जमा करानी होगी, जिसका इस्तेमाल बाल न्याय से जुड़े मामलों में किया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों से कहा है कि कानून का पालन होना चाहिए। इस मामले में सभी राज्यों को 2005 के कानून के तहत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संरक्षण के लिए आयोग की धारा 18 का उल्लंघन हुआ है। इसके तहत आयोग में सभी तरह की नियुक्तियां की जाती हैं। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पहली मौद्रिक नीति समीक्षा कल जारी कर दी। इसमें रेपो रेट और सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 6.25% और सीआरआर को 4% पर बरकरार रखा गया है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके 6% कर दिया गया है। आरबीआई ने एमएसएफ रेट में कटौती की है, इसे घटाकर 6.5% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक ने इस वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में महंगाई दर 4.5% और दूसरी छमाही में 5% रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह जीएसटी लागू होने, कमजोर मॉनसून की आशंका और 7वें वेतनमान है। किसान कर्ज माफी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि ऐसे फैसले सरकारी खजाने में असर और महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा करते हैं, साथ ही बैंकों की भी परेशानी बढ़ती है। I think it undermines an honest credit culture. It impacts credit discipline. It blunts incentives for future borrowers to repay. In other words, waivers engender moral hazard. I think we need to create a consensus such that loan waiver promises are eschewed. Otherwise, sub-sovereign fiscal challenges in this context could eventually affect
the national balance sheet. लद्दाख के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 1 लापता है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। खराब मौसम के चलते श्रीनगर हवाई अड्डे पर आने जाने वाली 10 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। उत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी से हाल बेहाल है। भारी बर्फबारी के चलते लद्दाख के बटालिक सेक्टर में गुरुवार को हिमस्खलन की कई घटनाएं हुई। यहां हिमस्खलन ने सेना के कैंप को अपनी चपेट में ले लिया। इसमें 5 जवान फंस गए। हालांकि 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 3 अब भी लापता हैं। बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी से बाढ़ के हालात बन गए हैं। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जम्मू और कश्मीर के पुंछ इलाके में बाढ़ में फंसे 17 लोगों को निकाला गया। बारिश तो बेमौसमी है और मेरे ख्याल में बड़े अरसे के बाद ये देखने को मिला है कि ना अंधेरा रोड पे छाया हुआ है और मैं समझता हूँ कि अभी थोड़ा छटने के बाद पता चलेगा कि इस बारिश से लोगों का कितना जानी और माली नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बाधित है। भूस्खलन के चलते NH5 भी बंद है। रास्ते खोलने का काम जारी है। सभी जो प्लेसेस थी वहाँ पे रेनफॉल हुई है। जो ऊपर के इलाके थे वहाँ पे स्नोफॉल रिकॉर्ड किया गया। जो किन्नौर में कल्पा में 16 सेंटीमीटर स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया। टोटल जो प्रेसिपिटेशन कल्पा में रिकॉर्ड की गई वो 63.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में स्कूलों को रविवार तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय और इस्लामिक विश्वविद्यालय ने परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी और तूफान की आशंका जताई है। स्वास्थ्य विभाग को बाढ़ से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग पहुंचेंगे। यहां उनका 8 से 10 अप्रैल तक मठ में प्रवचन देने का कार्यक्रम है। यात्रा में बदलाव की वजह से दलाई लामा ईटानगर नहीं जा सकेंगे। तिब्बती धर्मगुरु अरुणाचल प्रदेश की 9 दिनों की यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा पर चीन ने भारत के सामने विरोध भी दर्ज कराया है। इससे पहले दलाई लामा ने 2009 में अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग और रक्षा समेत 25 से ज्यादा समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लंबे वक्त से लंबे तीस्ता जल बंटवारे पर भी अहम फैसला हो सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की शुक्रवार से शुरू हो रही भारत यात्रा पर सभी की निगाहें हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इसमें आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने के साथ ही तीस्ता जल बंटवारा संधि पर अहम फैसला हो सकता है। We have over the past few years made very tangible and concrete progress in almost all areas of the bilateral relationship. This covers areas such as security, border management, power, energy, people-to-people contacts, connectivity and so on. विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 20 से ज्यादा समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इसमें रक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीक, ICT, शिपिंग और बस सेवा पर समझौते हो सकते हैं। We are expecting to sign over 20 agreements. These are meaningful agreements in ICT, in science and technology, cyber security, defense, development partnership, trade and investment, shipping, bus services, mass media and so on. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरे से भारत और बांग्लादेश को आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि तीस्ता पर कोई समझौता होने की संभावना नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आएंगी और वे दोनों प्रधानमंत्रियों से मिलेंगे। इसलिए आगे के लिए आशा बनती है कि दोनों देशों के संबंध अच्छी दिशा में जा रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। अमेरिका ने बीती रात सीरिया के सैन्य बेस पर 60 टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। सीरिया में रासायनिक हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इस हमले में 80 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए थे। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों ने होम्स प्रांत में सीरिया एयरबेस को निशाना बनाकर क्रूज मिसाइलें दागी। डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया सरकार के खिलाफ कार्रवाई को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सभ्य राष्ट्रों के साथ आने की अपील की है। होम्स के गवर्नर ने कहा कि अमेरिका के हमले सीरिया को आतंकवाद के खिलाफ
लड़ने से रोक नहीं पाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने घटना पर एक तरफा कार्रवाई की चेतावनी दी थी। अमेरिका ने कहा था कि सीरिया नेतृत्व के खिलाफ कुछ किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल अम्बेडकर विश्वविद्यालय के छात्रों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने उनके समसामयिक विषयों पर बातचीत की। उपराष्ट्रपति भवन में हुई इस मुलाकात पर छात्रों ने खुशी जताई। विश्वविद्यालय से आए शिक्षक भी इस मौके पर मौजूद थे। उपराष्ट्रपति ने उज्जवल भविष्य के लिए सभी को शुभकामनाएं भी दी। और बात बैडमिंटन की करते हैं। भारत के पुरुष एकल खिलाड़ी अजय जयराम का मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी है। जयराम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल खेले गए मुकाबले में जयराम ने बड़ा उलटफेर करते हुए डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन को मात दी। जयराम ने एक्सेल्सन को 9-21, 21-14, 21-19 से हराया। आज क्वार्टर फाइनल में जयराम का मुकाबला कोरिया के सन वान हू से होगा। इस टूर्नामेंट में जयराम अकेले भारतीय चुनौती पेश कर रहे हैं। साना नेहवाल और पीवी सिंधु, साथ ही बी साई प्रणीत भी पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने इतिहास रचते हुए BWF विश्व रैंकिंग में टॉप 2 में अपनी जगह बनाई है। सिंधु ये रैंकिंग हासिल करने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु की ये करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। सिंधु ने अभी हाल ही में स्पेन की कैरोलिन मारिन को हराकर इंडिया ओपन चैंपियन खिताब जीता था। वहीं चोट से उबरने के बाद साइना नेहवाल को रैंकिंग में 1 स्थान का नुकसान उठाना पड़ा है और साइना 9वें स्थान पर खिसक गई हैं। दूसरी तरफ पुरुष एकल रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में भारत का कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से ये दिन हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर के लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत 1950 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है। बात खास शख्सियत की। आज मशहूर सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति की पुण्यतिथि है। गुरुदत्त की फिल्मों को अपने कैमरे से दुनिया की नजरों तक पहुंचाने वाले मूर्ति को 2008 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। ये पहला मौका है जब किसी सिनेमाटोग्राफर को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। वीके मूर्ति ने सिनेमास्कोप की पहली फिल्म कागज के फूल समेत कई क्लासिक फिल्मों को दर्शकों के सामने पेश किया। प्यासा, चौदवी का चांद और साहब बीवी और गुलाम जैसी गुरुदत्त की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में उन्होंने लाइट और कैमरे के चमत्कार से दर्शकों का मन मोह लिया था। और अब आखिर में हेडलाइंस। लोकपाल की नियुक्ति मामले में केंद्र पर जानबूझकर देरी का आरोप। कांग्रेस ने ईमानदारी पर उठाए सवाल, कहा जवाबदेही नहीं चाहती सरकार। कालाधन मामले में आयकर विभाग की देश भर में छापेमारी। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी, रियल एस्टेट कंपनियों पर कार्रवाई। आयकर विभाग के घेरे में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सी विजय भास्कर। 30 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी जारी। आरके नगर सीट पर उपचुनाव से पहले कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बटालिक सेक्टर में हिमस्खलन से सेना की चौकी तबाह। 2 जवान शहीद, 1 लापता। कई इलाकों में बाढ़ से बुरा हाल। और अमेरिका ने सीरिया के होम शहर में किया हमला। बीती रात दागी करीब 60 क्रूज मिसाइलें। रासायनिक हमले के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की दी थी चेतावनी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।